नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कतील ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो रोड नाली की बजाय लव जिहाद पर फोकस करें। बता दें, कर्नाटक में अगले 4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ हो गया है कि कर्नाटक में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। कतील ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मतदाताओं से विकास की चर्चा में सड़कों और नालियों पर चर्चा नहीं करके ये बताएं कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही लव जिहाद को रोक सकती है। इसके खिलाफ एक कानून बनाएगी। संवेदनशील बेंगलुरु में बीजेपी बूथ विजय अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कतील ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसे आतंकवादियों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि अगर डी.के. शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह आतंकवादियों का दिन होगा। इससे लव जिहाद पनपेगा और कांग्रेस के सत्ता में आने पर गोहत्या और धर्मांतरण के खिलाफ कानून वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को अब नवा कर्नाटक या आतंकवाद की भूमि के बीच चयन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समान अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपन्ना, बी.आर. गवई, वी सुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी अन्य नागरिक की तरह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा जनप्रतिनिधि के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सरकार से जुड़े पदाधिकारियों के भाषण की स्वतंत्रता के दायरे और नागरिकों के व्यापक हित में उनके अधिकार और उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध लगाने से संबंधित कई दलीलों पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अभिव्यक्ति की आज़ादी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान भले ही राज्य या केंद्र के किसी भी मामले के लिए दिया गया हो, पर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता और सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि मंत्रियों के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने असहमति जताते हुए अलग फैसला दिया और कहा कि एक मंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए बयान के लिए सरकार जिम्मेदार है। सार्वजनिक पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने 4 जजों से अलग फैसला दिया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री द्वारा आधिकारिक रूप से दिए गए बयान के लिए सरकार जिम्मेदार है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि नफरत फैलाने वाला भाषण हमारे संविधान के मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करता है और अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो इस तरह के बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक पदाधिकारियों और अन्य प्रभाव वाले व्यक्तियों और मशहूर हस्तियों को अपने भाषण में संयम बरतना चाहिए। उनको तो ये चाहिए कि वे साथी नागरिकों का अनुसरण करने के लिए उदाहरण स्थापित करें। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वो अपने पदाधिकारियों और सदस्यों की कार्रवाई और भाषण को नियंत्रित करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी नागरिक जो किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा हेट स्पीच का शिकार होता है तो वो कानून की अदालत से संपर्क करने और उचित उपचार पाने का हकदार होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज 3 जनवरी को दिल्ली लोनी बॉर्डर पर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में अडानी अंबानी पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी अंबानी ने सभी को खरीद लिया लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके। मंच से भाषण देते हुए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से कहा कि सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे नहीं हटे। इन पर एजेंसियां लगाई गई लेकिन ये डरे नहीं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के पीएसयू खरीद लिए, देश का मीडिया खरीद लिया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद सके और ना खरीद पाएंगे। मुझे इन पर गर्व है। प्रियंका ने कहा कि भाई, हर गली मोहल्ले में मोहब्बत की दुकान खोलो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को ठंड न लगने और उनकी सुरक्षा को लेकर भी जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी ने सच्चाई की ढाल पहन रखी है। लोगों ने कहा कि भाई को ठंड से बचाओ, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी शक्ति का कवच पहनकर चल रहे हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं।
शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी आज राहुल गांधी द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजे जाने के बाद भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि विपक्ष एकजुट हो और देश के मौजूदा हालात का मुकाबला करे। बता दें, जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची थी तब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इसमें हिस्सा लिया था। 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हुई यात्रा आज उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है और 3 दिनों तक राज्य में रहने की उम्मीद है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के रास्ते जम्मू कश्मीर जाएगी। पार्टी सूत्रों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यात्रा 19 जनवरी को पंजाब के साथ साझा होने वाली सीमा से हिमाचल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये मार्ग तय किया गया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भारत यात्रा में चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आशीर्वाद दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि उनको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि पत्र लिखकर यात्रा को शुभकामनाएं दी हैं। पुजारी सत्येंद्र दास ने पत्र में लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मिशन में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। मैं आपकी लंबी उम्र का आशीर्वाद भी देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप एक पुण्य कर्म सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। भगवान करे राम जी की कृपा आप पर बनी रहे। बता दें, यात्रा में राहुल गांधी अलग अलग हस्तियों से मिलते हैं और बात करते हैं। इससे पहले इस यात्रा में कई फिल्मी हस्तियों के अलावा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे शास्त्री भी शामिल हुए हैं। हालांकि यूपी में पहुंची इस यात्रा में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने भी शामिल होने में असमर्थता जताई और शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत का कहना है कि बहुत जल्द एकनाथ शिंदे गुट में फूट पड़ने वाली है और ज्यादातर विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। राउत का कहना है कि जिन विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर गए थे उन्हें ना तो कोई मंत्री पद दिया गया और ना ही उनके काम किए जा रहे हैं। लिहाजा आधे से ज्यादा विधायक इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं और वो सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और बहुत जल्द शिंदे गुट में बिखराव देखने को मिलेगा। शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं और बीजेपी भी यही चाहती है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ सुलह हो सकती है, इस पर शिवसेना की राय है कि किसी भी बागी विधायक को अब उद्धव ठाकरे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि शिंदे गुट के विधायकों का बीजेपी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। राउत का कहना है कि शिंदे गुट के 15 विधायकों को अब अयोग्य होने का डर सता रहा है। यही कारण है कि वो सभी बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। संजय राउत के बयान के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने भी राउत पर हमला बोला। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि संजय राउत साहब को कोई गलतफहमी हो गई है। हमारी सरकार में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि ये सरकार साल 2024 तक चलने वाली है। इसके अलावा अगले चुनाव में भी वापस हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। गायकवाड़ का कहना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ 15 विधायक बचे हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले उन विधायकों को संभालना होगा, नहीं तो वो भी हमारे पाले में आ जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा कि संजय राउत अपने नेता उद्धव ठाकरे की चिंता करें, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में शिंदे सरकार के एक मंत्री और कुछ विधायकों में तनातनी देखने को मिली, जिसके बाद मीडिया में खबरें आई थी कि शिंदे गुट के विधायकों में आगे फूट पड़ सकती है। यही कारण है कि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा बयान दिया। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर तो बीजेपी के नेता भी बीच बीच में फडणवीस के नाम को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके कारण शिंदे गुट और बीजेपी में भी दरार के कयास लगाए जाते रहे हैं। दुनिया के कई देशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच भारत में भी इसको लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इन चिंताओं के बीच ही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं है। एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए किसी दूसरी कोविड-19 बूस्टर खुराक की जरूरत नहीं। रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पहले देश में हमें बूस्टर ड्राइव को पूरा करना होगा। ऐसा तब है जब चीन सहित कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बेतहाशा तेजी से बढ़े हैं। चीन में कोरोना तेजी से फैलने के लिए जिस BF7 वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसके मामले भारत में भी मिले हैं। करीब हफ्ते भर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा था
कि पिछले कोरोना संक्रमण के पैटर्न के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीटीआई के मुताबिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने तब कहा था, पहले ये देखा गया है कि कोविड-19 की नई लहर पूर्वी एशिया में आने के 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आती है। अभी तक यही चलन रहा है। दिल्ली के कंजावला इलाके में युवती के कार से घिसटने से हुई मौत के मामले में पुलिस के एफआईआर से पता चला है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसने शराब पी थी। ये कार दीपक खन्ना और अमित खन्ना ने अपने दोस्त आशुतोष से ली थी। आशुतोष ने पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त दीपक और अमित शनिवार शाम को 7 बजे उससे कार ले गए थे और सुबह 5 बजे उसके घर पर इसे छोड़ गए। हादसे के बाद जब पुलिस आशुतोष के घर पर पहुंची तो उसने दीपक और अमित को फोन किया। पूछताछ में दीपक ने पुलिस को बताया कि कार मनोज मित्तल चला रहा था और वो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, जबकि मिथुन, कृष्ण और अमित पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उन दोनों ने आशुतोष को बताया कि उन्होंने शराब पी हुई थी और इस दौरान कृष्ण विहार इलाके में एक स्कूटी से कार की टक्कर हो गई। स्कूटी से टक्कर होने के बाद जब वो कंजावला रोड पर ज्योति गांव के पास पहुंचे तो उन्हें कार में युवती के फंसे होने का पता चला। एफआईआर में अभियुक्तों ने कहा है कि वो डर गए और युवती को वहीं फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद आशुतोष के घर पहुंचे और गाड़ी खड़ी कर दी। अभियुक्तों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के आयुक्त से बात की है और उन्हें हर पहलू से जांच करने के लिए कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी पर मामले की लीपापोती का आरोप लगाया। आपने कहा कि इस मामले का 5वां आरोपी मनोज मित्तल बीजेपी का नेता है, इसलिए मामले में लीपापोती की जा रही है। हरियाणा की खाप पंचायतों ने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को चेतावनी दी है कि वो 7 जनवरी तक खेल मंत्री संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। खाप पंचायतों ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस मामले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद संदीप सिंह ने बीते रविवार को खेल मंत्रालय छोड़ दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार है। हालांकि संदीप सिंह ने अपना मंत्रालय छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने राज्य की बीजेपी जेजेपी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया था। इस मामले में सोमवार को ही 12 धनखड़ खाप की पंचायत में खट्टर सरकार से मांग की गई कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। खाप पंचायत में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। खाप पंचायत में शामिल नेताओं ने कहा कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया जाना जरूरी है, क्योंकि मंत्री पद पर बने रहने की वजह से वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।